हर साल लगभग 10 लाख लोग बीमारियों के कारण अपनी दृष्टि खो बैठते हैं। लगभग 30,000 लोगों को नए हार्ट वाल्व्स की जरूरत पड़ती है और लगभग 70 लाख लोग दहन संबंधित जख्मों के शिकार होते हैं, जिसमें से 1.5 लाख लोग अपनी जान खो बैठते हैं। इन सभी लोगों की मदद की जा सकती है यदि अन्य लोगों से प्राप्त टिश्यू इनके इलाज में इस्तेमाल किए जाएं। कुछ जानवरों से प्राप्त हुए टिश्यू और कुछ अनैसर्गिक पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है, मगर इंसानों से प्राप्त किए टिश्यूज सबसे बेहतर माने जाते हैं। आज इन टिश्यूज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और इनकी कमी एक बढ़ती समस्या। लेकिन ये टिश्यूज होते क्या हैं और भारत जैसे आबाद देश में इनकी कमी क्यों है? एक समान सेल्स के समूह से टिश्यू बनता है और ये टिश्यू विभिन्न तरीकों से जुड़कर हमारे शरीर के अंग बनाते हैं। शारीरिक इलाज और उपचार में टिश्यूज के उपयोग को टिश्यू ग्राफ्टिंग कहते हैं। टिश्यू ग्राफ्ट्स ज्यादातर 2 प्रकार के होते हैं, एलोग्राफ्ट्स और ऑटोग्राफ्ट्स। ऑटोग्राफ्ट्स वो टिश्यू हैं जो स्वयं मरीज के शरीर से उपलब्ध होते हैं। मरीज का शरीर इन्हें बिना किसी विरोध के स्वीकार लेता है। इस इलाज के पश्चात मरीज को एक और प्रोसीजर भी करवाना पड़ता है, जिसके कारण संपूर्ण स्वस्थीकरण में ज्यादा समय लगता है। ऑटोग्राफ्ट के लिए उपयोगी टिश्यू की तादाद सीमित होती है। एलोग्राफ्ट्स वो टिश्यू हैं जो किसी अन्य दानकर्ता से उपलब्ध होते हैं। सही प्राप्ति और संसाधन होने पर एलोग्राफ्ट्स में बहुत कम रिस्क होता है। मरीज को ऑटोग्राफ्ट हार्वेस्ट का प्रोसीजर नहीं करवाना पड़ता। मरीज का शरीर ऑटोग्राफ्ट्स को बिना विरोध के स्वीकार लेता है। लेकिन ये एलोग्राफ्ट्स आते कहां से हैं? So there are two sources of allografts. We can get them either from living donors or from deceased donors. From living donors, we normally get what we call surgical or medical residues. When there are certain surgeries like hip replacement surgery or knee replacement surgery, part of the bone is removed and would normally be discarded. It's replaced with a prosthesis. So that bone, which would have been waste, is now sent to the tissue bank and it can be processed and used as an allograft. Tissues taken from one individual cannot be safely used in another individual without some sort of processing. There are various types of tissue banks, but the goal of every tissue bank is first of all to make the graft safe in terms of not transmitting any disease. And second is it should be immunologically safe. There should not be any reaction to the graft. But at the same time, the tissue has to retain its biological and biomechanical properties so that it remains clinically useful. And this is where the tissue bank comes in. So tissue banks are involved in a host of activities ranging from the screening of the donor, the retrieval of tissues, the processing, the sterilization of tissues, and ultimately the distribution to the recipient. We need a very strong proactive donation program. There's also a lot of investment with regard to infrastructure, good manufacturing practices. So this still hasn't caught on. There are more skin banks in our country than tissue banks. So the difference between a skin bank and a tissue bank is that a tissue bank can actually take in all kinds of tissues, not just skin. Roto West Zone and Soto of Maharashtra, which is located at KEM Hospital, is developing a tissue bank and very soon it should be ready. We hope that it will be able to cater to the whole of West Zone. ऑर्गन डोनेशन और टिश्यू डोनेशन के बारे में काफ़ी लोगों को जानकारी है कि जैसे किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या हार्ट का डोनेशन कर सकते हैं, लेकिन हड्डी का भी डोनेशन कर सकते हैं, इसकी जानकारी ज़्यादा लोगों को नहीं है। और हड्डी डोनेशन का ये फ़ायदा है कि हार्ट और किडनी के जैसे उसको ब्लड मैचिंग, एग्जैक्ट टिश्यू मैचिंग की ज़रूरत नहीं होती है। हम ये इस्तेमाल कैसे करते हैं? अगर कैंसर के बाद आपकी हड्डी ख़राब हो गई हो, अगर फ्रैक्चर के बाद आपकी हड्डी ज़्यादा टूट गई हो, तो ये सर्जन्स के काम आता है कि हम ये हड्डी इस्तेमाल कर सकें। जब कोई बोन दान करने के लिए तैयार होता है तब बोन रिट्रीवल की प्रक्रिया चालू होती है। यह हड्डियां निकालने के बाद अपन इसे बोन बैंक में भेजते हैं, उस पर कुछ प्रक्रिया हो जाती है और फिर इसका उपयोग अलग अलग शस्त्रक्रिया में होता है। मृत्यु पश्चात दान की हुई त्वचा पेढ़ी में संभाल के रखने की सुविधा भारत में पहली बार लोकमान्य टिलक म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज सायन मुंबई यहाँ 24 अप्रैल 2000 में शुरू की गई। इस त्वचा पेढ़ी को शुरू करने के लिए काफ़ी कष्ट उठाने पड़े क्योंकि ये पहली त्वचा पेढ़ी थी हमारे देश की।
मृत्यु पश्चात त्वचा दान हो सकता है, ये जानकारी भी हमारी सोसाइटी के लिए नई थी। तो इसलिए शुरू में कुछ साल त्वचा दान मिलना भी बहुत मुश्किल था। Who are the people who need the skin bank? We need skin. Basically, I think all the reconstructive surgeons who deal with huge trauma are going to be very happy with the skin bank, because we need skin at short notice. You could need it for very huge, devastating injuries like degloving injuries of the limbs or of any other part where we lose skin immediately. And this skin is then life-saving for the patient, and we also need it for huge burns trauma where we need to replace skin. ये त्वचा पीढ़ी में संभाल के रखी जाती है, और ये इस तरह संभाली जाती है कि हम ज़रूरत पड़े तो 2 से 5 साल तक भी इसको संभाल के रख सकते हैं। जब कभी भी स्किन हार्वेस्ट के लिए कॉल आता है तो हमारी टीम यहाँ से आधे घंटे के अंदर निकलती है। जब भी किसी को स्किन की ज़रूरत पड़ती है, या जैसे हमारा बर्न्स यूनिट है तो हमको जब लगता है तो रिक्विजिशन फॉर्म हम लोग भेज देते हैं, और जितनी स्किन चाहिए उतनी हम लोग मंगा लेते हैं। उसको अच्छी तरीके से वॉश करते हैं, फिर वो स्किन का इस्तेमाल किया जाता है। पर हर जन्म के साथ एक ऐसा टिश्यू भी प्राप्त होता है जिससे बहुत लोगों की जान बच सकती है। Amnion is a covering around baby when baby is born. जब बच्चे पैदा होते हैं वहाँ एमनियन आती है। तो ये जो एमनियन या गर्भावरण हम हिंदी में कह सकते हैं, वो वहाँ से मिलते हैं। वो ऐसे तो डस्टबिन में चले जाते हैं, उसके कोई उपयोग नहीं है। लेकिन जब ये टिश्यू बैंक ले लेता है तो टिश्यू बैंक उसको निकाल के उसको प्रोसेस करता है, क्लीन करता है, स्टेरलाइज करता है। कोई पेशेंट आता है तो हम ताबड़तोड़ उसको उपयोग में ला सकते हैं। वी कैन यूज़ इट। इफ़ यू यूज़ इट इन बर्न्स एंड वुंड्स, इट कवर्स दिस बर्न्स एंड वुंड्स लाइक ए स्किन till the wounds heal. So the burns heal after one single application of amnion in many cases. कुछ टिश्यूज का संरक्षण बाकी टिश्यूज से कठिन होता है। There are 2 types of artificial valves, which are available today in the market. One is a tissue valve and second is a mechanical valve. Mechanical valve needs to be taken care of by anticoagulant warfarin, and the side effects of the warfarin are too much. So we take a consent of a patient who is undergoing a heart transplant, that I am taking your heart out and throwing it in a dustbin. Can I take that valve out and preserve it? And if to a needy children who will require this valve replacement, can I use them? And nobody says no. Their technology is there. There are places where we have got a cryopreserve technique, and all this technique of preserving these valves is already there. Once we make this tissue or available to the cardiac surgeons, slowly the awareness of it will increase, and the usage of that will also increase. That will benefit my patients, and mainly the usage of this is in a pediatric patients. जब देश में टिश्यू बैंक्स की इतनी जरूरत है तो क्या कोई भी अपना एक टिश्यू बैंक खोल सकता है? टिश्यू बैंक में जो हड्डी प्रोसेस होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह में टिश्यू बैंक सेट हो पाएगा। Not anyone can start a tissue bank in India. Tissue banks are regulated under the Transplantation of Human Organ and Tissue Act 1994. It must be registered under the appropriate authority, that is the Director of Health Services in Maharashtra, to prevent trafficking in human organs and tissues. It also ensures the safety and quality of the grafts being produced. Those tissue banks who wants to give tissue transplant services, they must have a necessary infrastructure, trained manpower, the processing units, and must have a necessary government compliance. So the tissue bank at Tata Memorial Hospital has been in existence for more than 4 decades now. Till the donors' suitability is found out and donors are screened, these are stored at appropriate temperature either in fridge or freezer. In case of bones, they are jet washed to remove blood. Soft tissue is removed and then they are cut it into desirable shape. Tissues are also pasteurized and defatted. After wet processing, tissues are freeze dried to remove 90 to 95% of the moisture, and these tissues can be stored at ambient temperature. Tissues are cut it into different sizes or weighed, and then they are put it into plastic sleeves or PET containers. Finally, these packed tissues are sterilized by gamma sterilization, are distributed all over India for various clinical use for human transplantation by TMH Tissue Bank. आप कैसे मदद कर सकते हैं?
अन्नदान करने से मनुष्य को तृप्ति मिलती है, पर ये जो तृप्ति है ये कुछ टाइम के लिए मिलती है। पर यदि मानव कोई अवयव दान करेगा तो उसको उससे जो तृप्ति मिलती है वो तृप्ति शायद उसको पूरे जीवन तक मिलते रहती है। So I understand that there can be apprehensions about donating bones when somebody has died because it would disfigure the body, especially when somebody wants to pay their last respects. But the way it has been worked out is that there are suitable replacements. Whatever bone has been removed is replaced with, there are, for example, the bamboo rod, so that physically from outside there is no distortion. People can still pay their respects without feeling disturbed. And still that allograft could go a long way in saving somebody's limb. Please try and donate as much as you can, क्योंकि आपके डोनेशन से या आपके लव्ड वंस के डोनेशन से किसी और को हम नियर नॉर्मल ज़िंदगी जीने का चांस दे सकते हैं। जब एक आदमी हड्डी दान करता है तब उसकी हड्डी 5 से लेकर 10 लोगों तक इस्तेमाल की जाती है। त्वचा की ज़रूरत इतनी है कि त्वचा 1 या 2 महीने से ज़्यादा त्वचा पीढ़ी में नहीं रहती। इसीलिए ज़रूरी है कि हम ये समझ जाए कि मृत्यु पश्चात त्वचा दान जितने ज़्यादा संख्या में हमें मिल जाए उसकी ज़रूरत उतनी ही है। So we have what is known as a pledge. These pledge forms are available with the Roto Soto office, or they're also available at various hospitals or tissue banks itself who promote this. This is not a legal document. So ultimately what is very important is for you to discuss with your relatives your desire to donate tissues after death.